हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखें डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th का गेस्ट पेपर आपके लिए लाया हूं। देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने सोचा कि बोर्ड एग्जाम करीब आ चुके हैं, तो इसलिए एक गेस्ट पेपर बना के स्टूडेंट्स को दें ताकि वो अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने कंप्लीट कोर्स नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि गेस्ट पेपर बनाऊँ, तो गेस्ट पेपर से भी तैयारी करके तो उनके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, गेस्ट पेपर जो मैंने बनाया है वो जो गेस्ट पेपर ये है हमारे पास। देखिए आप देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या गेस्ट पेपर है। तो बच्चों, इस गेस्ट पेपर में क्या क्या है देखिए। इस गेस्ट पेपर में जो एमसीक्यूज हैं, हमारे जो क्लास 9th में 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए। इसके अलावा जो 9 चैप्टर हमारे पास फिजिक्स बुक की हैं, उसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, मतलब वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या लास्ट ईयर, मतलब जो पिछले साल एग्जाम में पूछे गए हैं डिफरेंट बोर्ड्स में, चाहे वो कराची बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड या सक्कर बोर्ड, जिस बोर्ड्स में पूछे गए, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे मैंने कुछ हिंट लेके वो क्वेश्चन भी यहाँ इंक्लूड किए। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, और मैं जो सेक्शन सी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी इसमें शामिल किए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गेस्ट पेपर है। देखो, अगर आप चाहते हैं कि आप गेस्ट पेपर आपको मिले, तो आप यहाँ आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, तो इस व्हाट्सअप नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये गेस्ट पेपर सेंड करूंगा। तो चलें डियर स्टूडेंट्स, आपको गेस्ट पेपर यहाँ समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, चलें समझते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चैप्टर 1 है। सबसे पहले हम एमसीक्यूज करेंगे। क्लास 9th की जो मैंने एमसीक्यूज इस केस पेपर में शामिल किए, वो सारे एमसीक्यूज यहाँ मैं बोर्ड पे लिखूंगा और थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा। फिर मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। फिर बाद में लास्ट में आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, भाई इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस गेस्ट पेपर को अच्छे तरीके से फॉलो करोगे डियर स्टूडेंट्स, आपकी बोर्ड एग्जाम है ओके 50 से 60% जो है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपकी यहाँ से आ सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें इस गेस्ट पेपर को अच्छे से देखें और ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपका आइडिया क्लियर हो, ताकि आपको पता चले कौन कौन से एमसीक्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट करें, और कौन कौन शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनका भी प्रैक्टिस करके जाए, उनको याद करके जाए, और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको भी देख के जाए। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हम एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम है कि पेपर का जो पैटर्न है उसमें हमारे पास सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, सेक्शन बी जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन सी जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। चलें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डियर हमारे पास ये क्या है, ये एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 1 की। तो क्या कह रहा है बच्चों, एमसीक्यू 1 में कह रहा है वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स इन व्हिच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज वर इंट्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड। देखिए मुझे ये एमसीक्यूज है। सेकेंड ईयर में आपको यहाँ ऑप्शन बताता चलूंगा एमसीक्यूज की, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ बताऊंगा, भाई इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आंसर आपको खुद लिखने हैं क्योंकि बुक में उनके आंसर लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले डियर हमारे पास कह रहा है कि वो कौन सा सिस्टम है यूनिट्स का जो पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। तो वैसे आपको पता है कि वो क्या है, एसआई सिस्टम है या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये है इसका ऑप्शन मैं यहाँ टिक कर रहा हूँ, ये हमारे पास है इसका आंसर। लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कह रहे हैं कि भाई ये हमारे पास किस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो डियर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या है, देखें फंडामेंटल का दूसरा नाम क्या है, बेस क्वांटिटी। तो इसका आंसर हमारे पास ये होगा, बेस क्वांटिटीज। थर्ड क्या है, जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज। देखिए कह रहा है कि जीरो जो एरर है इंस्ट्रूमेंट का, वो किस तरह, कौन सी टाइप की एरर है, क्या वो रैंडम एरर है, ये ह्यूमन एरर है, या सिस्टमेटिक एरर है। मतलब जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है या स्क्रू गेज है, इनमें एक एरर होता है जिसे हम कहते हैं जीरो एरर। क्या है कि वो किस टाइप की एरर है। तो डियर आपने टाइप्स ऑफ एरर पढ़े होंगे, तो वहाँ पढ़ा होगा आपने। तो डियर ये हमारे पास जो होगा ये बेसिकली सिस्टमेटिक एरर होगा, याद रखें। मैं यहाँ पे आपको ये चेक कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया। चले आगे चलते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है, चिप्स रैपर इज 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.9 सेंटीमीटर वाइड, इट्स एरिया अप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी। डियर कह रहा है कि हमारे पास एक चिप्स का रैपर है, मतलब उसमें उसका क्या है, उसका जो लेंथ है, लंबाई, वो कितना है 4.5 सेंटीमीटर है, और वाइड कितना है, वो वाइड जो डियर हमारे पास है वो 5.9 सेंटीमीटर। देखिए कह रहा है एरिया क्या है, तो आपको मुझे मालूम है एरिया का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो डियर एरिया होता है लेंथ
इंटू विड्थ, तो बच्चों ये हमारे पास एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, तो बच्चों हमारे पास लेंथ कितना है, लेंथ हमारे पास 4.5 है, यहाँ 4.5 लिखें, और विड्थ कितना है 5.9 है, तो दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 26.55, तो बच्चों हमारे पास आंसर ये हो गया 26.55। तो आप देखें तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं डियर कैलकुलेटर से, तो हमारे पास का आंसर ये हो गया। तो चलें डियर स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद जीरो ऑफ मेन स्केल देन जीरो एरर इज। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा वर्नियर स्केल या स्क्रू गेज, अगर तो देखिए बच्चों वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वर्नियर स्केल में या स्क्रू गेज में वहाँ जीरो एरर होता है। जैसे जीरो एरर तब वहाँ पे होगा जब हमारे पास वर्नियर स्केल और मैन स्केल, देखिए डियर वर्नियर जो डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें दो स्केल होते हैं, एक को हम कहते हैं VS मतलब वर्नियर स्केल, दूसरे कहते हैं MS मैन स्केल। देखिए अगर इन दोनों की जीरो आपस में मैच कर जाए, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वर्नियर स्केल का जीरो है, यहाँ पे क्या है मैन स्केल का जीरो, ये आपस में मैच हो जाए तो उसमें कोई भी एरर नहीं होगा। तो कह रहा है कि अगर इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर का जीरो लाइन कोइंसाइड मतलब मिले या मैच करे विथ जीरो ऑफ मैन स्केल की जीरो से, तो क्या उसमें एरर होगा, नहीं, तो आपको हो गए भाई, तो यहाँ पे जीरो माना नो एरर, ओके जीरो एरर इसमें नहीं होगा। तो डियर ये हमारे पास MCQs थे, चले इसे नोट करें ताकि मैं आपको ये चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल से, ताकि चैप्टर नंबर 2 की इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपको समझाऊं। चलें डियर नोट करें। तो चलें डियर्स, उम्मीद है कि आपने चैप्टर नंबर 1 के MCQs नोट किए होंगे। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के MCQs हैं। देखिए डियर्स, ये सारे MCQs इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरीके से कवर करें। क्या कह रहा है डियर्स MCQ नंबर 6 में, कह रहा है कि स्केलर क्वांटिटीज हैव एंड सुटेबल यूनिट्स। तो जो आपको मालूम है कि स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा भी हुआ है, तो वो जो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी के पास, स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो सिंपली बच्चों इसका ऑप्शन होगा मैग्नीट्यूड एंड सुटेबल यूनिट। तो जो 7 में क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड है। तो बच्चों एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, इनकी बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसे क्या कहते थे हम, तो बच्चों इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों इसका जो नेक्स्ट का जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, तो डियर एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या एक्सेलरेशन का यूनिट है, तो जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन का यूनिट है। वेक्टर क्वांटिटीज हैव, कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, अलॉन्ग मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, और उनके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। एंड लास्ट डियर स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज, कह रहा है कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है। देखिए डियर आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों मुझे बताओ इसमें से ये इक्वेशन, ये भी इक्वेशन, ये इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो डियर आप याद करें, ये जो बी है हमारे पास है, इसे हम कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहेंगे डियर इसको डियर हम कहेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डियर चले इसे नोट करें ताकि मैं आपको चैप्टर नंबर 3 की सारे इंपॉर्टेंट MCQ बताऊं। तो चलें डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 की MCQs नोट किए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के MCQs हैं। क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, चलें पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि हमारे पास द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड हैज टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज बिफोर आफ्टर कोलिजन इज। देखिए डियर स्टूडेंट्स आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा हुआ है, वो क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके स्टेटमेंट ये है कि भाई बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन दोनों मोमेंटम क्या होते हैं, सेम रहते हैं। इसका मतलब बच्चों ऑप्शन क्या होगा, रिमेन सेम, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम सेम रहेगा। लॉसेस ऑफ मोमेंटम, या हम
थोड़ा मोमेंटम इसमें लॉस होगा, या गेन सा मोमेंटम या मोमेंटम गेन करेगा, तो इसका जो प्रॉपर आंसर होगा हमारे पास ये होगा भाई, मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा। आगे क्या है, स्प्रिंग बैलेंस यूज टू मेजर। बच्चों स्प्रिंग बैलेंस से हम क्या नापते हैं, तो जो आपको याद रखना है स्प्रिंग बैलेंस से हम ऑब्जेक्ट की वेट को नापते हैं, तो इसका ऑप्शन ये हमारे पास होगा। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड, तो जो कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट में जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसे हम क्या कहते हैं। डियर क्वांटिटी ऑफ मोशन को कहा जाता है क्या, बताओ शाबाश, मोमेंटम। तो जी हमारे पास ये जो ऊपर वाला है क्वांटिटी, एक मिनट डियर हमारे पास ये ऊपर का है, जैसे क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी, किसी बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसे क्या कहते हैं, मोमेंटम। तो ये मोमेंटम का डेफिनेशन भी है, तो इसका बच्चों क्या ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा मोमेंटम। बच्चों कह रहा है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन हैज, बच्चों के कह रहा है कि न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ को किस नाम से जाना जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स न्यूटन की फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, तो ये हमारे पास ये होगा, इसका ऑप्शन होगा। और 15 क्या है, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन इन कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज बिकॉज ऑफ, कह रहा है कि डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करता है। क्यों करता है, उसका वजह क्या है, देखिए डियर उसका वजह ये है कि रफनेस ऑफ सरफेस, हमारे पास जो सरफेस होते हैं वो स्मूथ नहीं होते हैं, वो रफ होते हैं। रफ होने की वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन क्या करता है, रिड्यूस होता जाता है। चलें डियर स्टूडेंट्स ये है एमसीक्यू नोट करें ताकि मैं आपको चैप्टर नंबर 4 की एमसीक्यूज करवाऊँ। देखिए ये सारे एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन कह रहा हूँ इनको नोट करते जाएं और उनको याद करें अच्छे तरीके से समझ के, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो चलो डियर्स उम्मीद है कि आपने चैप्टर नंबर 3 की एमसीक्यूज नोट किए होंगे। तो चलें डियर्स अभी चैप्टर नंबर 4 की एमसीक्यूज करते हैं। देखें क्या कह रहा है, 16 में कह रहा है हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू ऐड फोर्सेस। देखें डियर स्टूडेंट आपने वहाँ पढ़ा होगा, हेड टू टेल रूल पढ़ा होगा। तो देखें डियर स्टूडेंट हेड टू टेल रूल के जरिए हम बहुत सारे वेक्टर्स को या फोर्सेस को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है कि भाई हेड टू टेल रूल के मुताबिक आप 2 वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन ए। बी में 3 को ऐड कर सकते हैं, सी में 5, क्या आप 5 वेक्टर्स को या 5 फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। लास्ट है एनी नंबर ऑफ फोर्सेस। तो देखिए इसका बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास एनी नंबर ऑफ फोर्सेस, मतलब हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम बहुत सारे वेक्टर्स को या फोर्सेस को आपस में ऐड कर सकते हैं। चले आगे चले, कह रहा है फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। कह रहा है कि भाई हमारे पास क्या है, फोर्स है, वो फोर्स कितना है, वो फोर्स बेसिकली है 50 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स है 50 न्यूटन, और हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स के साथ वो एंगल जो बना रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। कह रहा है कि भाई आप बताएं इसका एफ वाई मतलब वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। देखिए यार आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर टॉपिक पढ़ा होगा, वहाँ आपने ये पढ़ा होगा एफ वाई इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता है वर्टिकल का, तो वो जो वर्टिकल फार्मूला याद रखें एफ साइन थीटा होता है, एफ आई इज इक्वल एफ साइन थीटा। देखिए जैसे अभी आप क्या करें, वैल्यू पुट करें आपको आंसर मिल जाएगा। एफ कितना है 15, आप यहाँ देख करें कितना है 15, और साइन कितना है 60। तो बच्चों इसको हल करने के बाद या सॉल्व करने के बाद 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है हमारे पास वो कौन सी है, 15 न्यूटन, 10 न्यूटन, 30 न्यूटन, 70 न्यूटन। तो बच्चों इसका आंसर होगा 30 न्यूटन। चलो आगे चलते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज, देखिए इसमें कह रहा है कि बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कब इक्विलिब्रियम पे होगा। तो देखिए जो आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपने पढ़े होंगे, तो वो जो इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट तब होगा जब उसकी एक्सेलरेशन क्या हो, 0 हो। सिंपली आप याद करें 0 एक्सेलरेशन। चलो आगे चलें। अब बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कह रहा है कि भाई कोई बॉडी है वो किस में है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। तो कौन सी ऑप्शन सही होगा नीचे, इज एट द लोएस्ट पोजीशन, क्या वो लोएस्ट पोजीशन पे है, रिमेन सेम एट सेम हाइट,
और सी क्या करें, इज एट द हाईएस्ट पोजीशन, क्या ऊपर वाली पोजीशन पे है, डी नन ऑफ दिस। तो बच्चों याद रखें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास होगा बी होगा, रिमेन सेम एट सेम हाइट। चलें याद करें डियर स्टूडेंट्स। चलें 20 MCQ क्या कह रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ रेसिंग कार इज इंक्रीज्ड बाय, कोई रेसिंग कार है उसकी स्टेबिलिटी हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स स्टेबिलिटी आप तब बढ़ा सकते हैं जब आप लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका ऑप्शन ये होगा। तो बोले चलें आप ये MCQ याद करें। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो MCQ मैं आपको बता रहा हूँ सारे MCQs बोर्ड एग्जाम के लिए हवाले से अगेन कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट हैं, इसे नोट करें अच्छी तरीके से। तो जो मेरे ख्याल में 40 से 45 MCQs आज इस सेशन में आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपने सारे MCQs अच्छे तरीके से कवर किए तो बच्चों आपकी जो एग्जाम में MCQs आएंगे या MCQs वाला पोर्शन होगा वो आप सारे MCQs आप करेक्ट करके आओगे। चले इसे नोट करें ताकि हम MCQs चैप्टर नंबर 5 की MCQs करें, फिर 6 की, 7 की, 8 की, फिर हम 9 की तरफ मूव करके अपनी। चलें डियर स्टूडेंट आप इसे नोट करें। तो चलें डियर स्टूडेंट अभी चैप्टर नंबर 5 की MCQs हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक, कौन सी मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक है, रबर, ग्लास, स्टील, वुड। तो डियर स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, तो वहाँ पर जो लिखा था स्टील, तो जो हमारे पास जो स्टील है वो बेसिकली मोर इलास्टिक है। तो चलें डियर स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन ये होगा। एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास क्या है, स्टील मोर इलास्टिक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट यूनिट क्या है, तो जैसे आपने हुक्स लॉ पढ़ा होगा, वहाँ पढ़ा होगा आपने F इज इक्वल टू KX। तो जो K जो है इसे K को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर इसका यूनिट निकालें तो क्या होगा, K इज इक्वल टू क्या होगा, F अपान है X होगा, मतलब न्यूटन अपान है मीटर। तो ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट है। या डियर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन, मीटर के नीचे यहाँ पावर 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे या प्लस क्या है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस क्या होगा, तो वो ये हमारे पास भी होगा। तो न्यूटन मीटर -1। देखें वो जो हमारे पास ये हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट। देखें वो जो ऑप्शन देखें, ये इसका नहीं है, ये भी नहीं है, और ये हमारे पास, तो वो जो सी जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे क्या कह रहा है, जो स्प्रिंग इन ब्रेक्स एंड क्लचेस, कह रहा है भाई स्प्रिंग यूज़ करते हैं कहाँ, ब्रेक्स में और क्लचेस में यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, तो क्या वजह है। देखिए वैसे तो स्प्रिंग यूज़ करते हैं हम रिस्टोर ओरिजिनल पोजिशन, यहाँ पे यूज़ करते हैं मुझे इसका वजह है टू एब्जॉर्ब शॉक्स, जो शॉक्स पैदा होंगे उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे कौन सी यूनिट प्रेशर की नहीं है, पास्कल बिल्कुल प्रेशर का यूनिट है, बार प्रेशर का यूनिट है, एटमॉस्फेयर प्रेशर का यूनिट है, इसका मतलब न्यूटन फोर्स का प्रेशर का नहीं है, इसका ऑप्शन ये होगा। चल आगे चले। इफ स्प्रिंग स्ट्रेचेस इजीली, क्या है स्प्रिंग को हम आसानी से स्ट्रेच कर रहे हैं और कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या उसका वैल्यू ज़्यादा होगा या कम होगा, तो डियर याद रखें अगर वो इजीली स्ट्रेच हो रहा है इसका मतलब स्मॉल वैल्यू होगा उसका। तो चलें डियर ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 की MCQ थे, चलें इनको नोट करें ताकि मैं आपको चैप्टर नंबर 6 की MCQ सॉल्व करवाऊँ। चलें डियर नोट करें आप इसको। तो चलें डियर अभी हमारे पास चैप्टर नंबर 6 की MCQs हैं, उनको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। तो मुझे कह रहा है कि ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो जो आपको याद होगा आपने पढ़ा भी होगा ग्रेविटेशन चैप्टर में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका मतलब न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले वो न्यूटन ने दिया है। तो आंसर देखेंगे मुझे ये भी नहीं है, न्यूटन, फ्राडे और मैक्सवेल ये सारे नहीं है, ऑप्शन करेक्ट जो वो हमारा बी ऑप्शन है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, वो जो कह रहा है कि कौन सी ऐसी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हर जगह पे हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है। तो जो आप याद रखो इसका जो वैल्यू है वैसे तो 9.8 है, लेकिन अगर आप ऊपर जाओगे मतलब स्पेस पे जाओगे या जो आप नीचे जाओगे तो इसका वैल्यू विथ हाइट या डेप्थ चेंज होता रहता है। इसका मतलब ये कैपिटल जी है ये इसका जो वैल्यू है हर जगह पे कांस्टेंट होगा, चाहे आप स्पेस पे चले जाओ जहाँ पे आप जाओगे इसका वैल्यू जो होगा वो फिक्स रहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। A communication satellite completes one revolution around Earth in hours। और जो डियर स्टूडेंट्स कह रहा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो कितनी देर में एक रोटेशन कंप्लीट करता है, तो ये 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। चलो आगे चलें डियर स्टूडेंट्स। मास ऑफ अर्थ इज, अर्थ की मास क्या है, जैसे आपको याद होगा अर्थ का मास हमारे पास ये है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स बिटवीन एवरी 2 ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ।
देखिए दोस्तों आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, आपने ये फार्मूला वहाँ पढ़ा होगा F=G m1m2/r²। तो बच्चों ये जो लॉ है ये इसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कह रहा है कि भाई इस लॉ को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन है ऑन अर्थ, क्या अर्थ पे ये लॉ अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। ऑन जुपिटर, जो हमारा जुपिटर है, क्या उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ। ऑन मून, क्या मून पे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ऑन यूनिवर्स, तो इसका मतलब जो ओवरऑल जो ऑप्शन होगा बेस्ट वो ये होगा, पूरी यूनिवर्स पे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा डी। तो डियर ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 की एमसीक्यूज है। उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यू सारे समझ आ गए हैं। चलें डियर बाकी हमारे पास 3 चैप्टर बचे हैं, 7, 8 और 9। इनको नोट कर ताकि मैं आपको चैप्टर नंबर 7 की एमसीक्यू सॉल्व कराऊं और समझाऊं। देखिए जैसे सारे एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलें डियर अभी हम करते हैं एमसीक्यू चैप्टर नंबर 7 की। तो उम्मीद है कि आपने चैप्टर नंबर 6 की एमसीक्यू नोट किए होंगे। तो चलें डियर देखें 31 एमसीक्यू में क्या कह रहा है। कह रहा है कि बर्निंग कैंडल इज एग्जाम्पल ऑफ, कह रहा है कि एक बर्निंग कैंडल है वो किसकी एग्जाम्पल है। देखिए डियर बर्निंग जो कैंडल है बेसिकली ये गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों की एग्जाम्पल है। इसका ऑप्शन होगा ऑल 3। चला आगे चलें। डूरिंग विच प्रोसेस गैस बिकम्स लिक्विड, कौन सी प्रोसेस में जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा? मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसिंग, बॉइलिंग। तो याद रखें गैस को हमें लिक्विड में करना है, तो ऑप्शन ये होगा सी, कंडेंसिंग। एन ऑब्जेक्ट विथ पार्टिकल क्लोज एंड वाइब्रेट डिस्क्राइब्स, देखिए बच्चों कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी पार्टिकल आपस में बहुत क्लोज हैं, जस्ट वाइब्रेट करते हैं, तो जो आपने पढ़ा होगा भाई ये हमारे पास सॉलिड है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सॉलिड्स। In liquid, some energetic molecules break free from surface of liquid, even liquid is too cold for bubbles to form। देश में कह रहा है कि इस एमसीक्यूज में कि हमारे पास कोई लिक्विड है वो इतना गर्म नहीं है, मतलब कूल है, लेकिन उसमें मॉलिक्यूल्स उसकी सरफेस से निकल के ऊपर जा रहे हैं, मतलब गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। वो कौन सा प्रोसेस है? तो देश में कह रहा है कि भाई बॉइलिंग है, उसको बॉइलिंग कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे सॉरी कन्वेक्शन कहेंगे या एवापोरेशन कहेंगे। तो इसका ऑप्शन होगा एवापोरेशन, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस होता है। आ सॉलिड कैन हैव, सॉलिड के पास क्या होता है? फिक्स शेप, इजिली कंप्रेस्ड, टेक अ शेप ऑफ कंटेनर। तो मुझे आपको याद होगा कि हमारे पास सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है, इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सी होगी? डियर स्टूडेंट्स मैं आप टिक कर रहा हूँ कि भाई इसका जो 35 का जो ऑप्शन है वो हमारे पास है, क्या डियर ये ऑप्शन है। ओके 35 का। तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आया होगा। तो देखिए हमारे पास ये हमारे पास 34 का है। तो ये सारे एमसीक्यूज अगेन कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हवाले से। तो चल नोट करें, बाकी चैप्टर नंबर 8 और 9 की एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। चलिए इसे नोट करें ताकि मैं आपको चैप्टर नंबर 8 और 9 की एमसीक्यू सॉल्व करवाऊँ। तो चलें डियर अभी हम चैप्टर नंबर 8 की एमसीक्यू कर लेते हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको 7 के एमसीक्यूज समझा चुका हूँ। देखिए क्या कह रहा है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो बच्चों आपको फार्मूला याद होगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम मतलब वर्क अपॉन टाइम, ये किसका फार्मूला है? तो ये हमारे पास पावर का फार्मूला है। तो सिंपली ऑप्शन क्या होगा? एफिशिएंसी, पावर, एनर्जी, फोर्स। तो क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? हम कहेंगे भाई ये हमारे पास क्या इसका ऑप्शन होगा? पावर। 37 में क्या कह रहा है? ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन डिस्प्लेस इन ऑब्जेक्ट 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कह रहा है भाई कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमने कितना फोर्स लगाया है? 6 न्यूटन फोर्स लगाया और उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। ओके डियर, देन वर्क डन विल बी, वर्क क्या होगा? तो डी में आपको वर्क का फार्मूला याद होगा। वर्क का फार्मूला ये हमारे पास वर्क इज इक्वल टू एफ डी। तो डी एफ हमारे पास कितना है? 6, यहाँ पे 6 लिखे हैं। डी कितना डी हमारे पास 2 मीटर, यहाँ पे 2 लिखे हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करें बच्चों, 6 × 2 कितना होगा? 12। तो इसका बच्चों हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? 12 जूल होगा। देखिए कितने आसान एमसीक्यू हैं लेकिन है इंपॉर्टेंट। आगे चलें 38 को। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड। तो देखिए याद रखें फिशन और फ्यूजन रिएक्शन जो है ये बेसिकली एटम की न्यूक्लियस में होते हैं, तो इनकी थ्रू जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। तो ऑप्शन क्या होगा? सोलर एनर्जी नहीं, जियोथर्मल एनर्जी नहीं, टाइडल एनर्जी ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन सही जो होगा वो हमारे पास ये होगा न्यूक्लियर एनर्जी।
39 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ़ अ मशीन परफॉर्म्स 20 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड, कोई मशीन है और 20 जूल काम कर रहा है 10 सेकेंड में, जैसे हमें कह रहा है कि भाई बताओ इसका पावर क्या होगा। तो आपको जो पावर का फार्मूला दिखाई दे रहा है, पावर का फार्मूला वर्क का पान टाइम, तो वर्क हमें कितना गिवन है 20 जूल, यहाँ पे रखें 20 जूल, क्या रखें 20 जूल रखें, अपान टाइम कितना है डियर स्टूडेंट, आप देख के टाइम हमारे पास 10 सेकेंड है, तो यहाँ 10 रखें, देखें बच्चों 0 0 से कैंसिल होगा, कितना बचा 2 बचा। तो इसका मतलब बच्चों जो पावर होगा वो हमारे पास 2 वाट होगा। जैसे ये हमारे पास 2 वाट हो गया। लास्ट में क्या कह रहा है, विच इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सा जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। देखिए बच्चों रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मतलब जो कंटिन्यूसली जिसको हम यूज़ करें। देखिए बच्चों जो सोलर है उसको मुसलसल यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास विंड है उससे जो एनर्जी हमें मिलता है वो कंटिन्यूसली हम यूज़ कर सकते हैं, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन देखिए बच्चों यहाँ लिखा है कोल लिखा है, नेचुरल गैस लिखा हुआ है और पेट्रोलियम लिखा हुआ है, ये ऐसे सोर्स जो फ्यूचर में जाकर ख़त्म हो सकते हैं। इसका मतलब बच्चों जो हमारे पास करेक्ट जो आंसर होगा वो हमारे पास सोलर एंड विंड, ये जो हमारे पास है बेसिकली ये ऐसे सोर्स हैं जिनको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 8 की एमसीक्यूज भी समझ में आए होंगे। चले इसे नोट करें ताकि मैं आपको इसकी एमसी चैप्टर नंबर लास्ट जो कि है 9 उसकी एमसीक्यूज कर रहा हूँ, फिर हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। तो चलें डियर स्टूडेंट्स अभी करते हैं एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 9 की। तो बच्चों ये हमारे पास लास्ट चैप्टर है। तो देखें आप देख रहे हैं कि ओवरऑल हमारे पास गैस पेपर में जो एमसीक्यूज हैं वो 45 एमसीक्यूज हैं, हर एक चैप्टर की 5 एमसीक्यूज, तो 9 चैप्टर कितने एमसीक्यूज होंगे 45। तो बच्चों देखें जो 5 एमसीक्यूज हैं हर एक चैप्टर की, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो देखें चलें क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। 41 में क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो हमारे पास ये होगा, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। 42 में क्या कह रहा है, फिक्स टेम्परेचर एट व्हिच अ प्योर लिक्विड बॉयल इज कॉल्ड। वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड बॉयल हो जाए उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसका मतलब जो ऑप्शन हमारे पास सी होगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो 43 में क्या कह रहा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट नॉर्मल प्रेशर इज। वो जो नॉर्मल प्रेशर है उस पर हमारे पास आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास 0 सेंटीग्रेड होता है, या डियर स्टूडेंट्स केल्विन में जो 0 केल्विन नहीं होता, केल्विन में हमारे पास ये जो होता है वो होता है 273, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास 0 सेंटीग्रेड होगा। 44 में क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, कह रहे थे ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज, हीट का यूनिट क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स हीट का यूनिट होता है जूल। तो यहाँ हम देख करेंगे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है जूल। लास्ट 45 द सिंबल फॉर हीट इज यूज्ड। जो कह रहा है कि भाई हीट को लिखने के लिए हम कौन सी निशानी यूज़ करते हैं, जैसे वर्क को हम W से शो करते हैं, जैसे पावर को P से शो करते हैं, प्रेशर को P से शो करते हैं, फोर्स को F से शो करते हैं। तो बच्चों देखिए हर एक क्वांटिटी को किसी न किसी सिंबल से या निशानी से हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हीट को कौन सी निशानी से लिखा जाता है, तो बच्चों Q से लिखा जाता है। तो डियर यहाँ जाके हमारे जितने भी MCQs थे इंपॉर्टेंट, मतलब गैस पेपर का सेक्शन 1 जो कि सेक्शन ए है वो कंप्लीट हो गया। चलें डियर स्टूडेंट्स नोट करें ताकि मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन सारे यहाँ पे बोर्ड पे लिख पाऊँ और उनको नोट करें अच्छे तरीके से। चलें डियर स्टूडेंट्स, चलें आप नोट करें इसको जल्दी जल्दी से। तो चलें डियर स्टूडेंट्स अभी हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। देखिए मुझे यहाँ मैंने बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे इस गैस पेपर में शामिल है। क्या कह रहा है मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा सकता है, तो आप याद करें। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, डेली लाइफ की कोई एग्जांपल देखे दें बच्चों, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बस दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 से उसका स्पीड है, इनिशियल स्पीड 20 है, फाइनल 40 है, और टाइम जो गिवन है हमें वो 8 सेकेंड है। कह रहा है कि भाई बताओ आप इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए मुझे ये जो प्रॉब्लम है ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कह रहा हूँ बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन जितने मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं ये सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए इनको अच्छे तरीके से कवर करके फिर एग्जाम के लिए जाना। चलें बच्चों देखिए मुझे मैं आपको यहाँ गैस पेपर जस्ट समझाऊंगा, जस्ट ये बताऊंगा भाई कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको घर में खुद हल करना है। फिफ्थ में क्या कह रहा है ड्राइव इक्वेशन। देखिए मुझे ये इक्वेशन कैसे कहाँ से आया और कैसे आया,
बोर्ड एग्जाम में आएगा प्रूव दिस इक्वेशन या ड्राइव दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन ड्राइव करें। तो वो जो आपको जो प्रोसेस आपको क्लास 9 में मैंने पढ़ाया है, अगर आपको नहीं आ रहा तो जो एक वीडियो में मैंने ये इक्वेशन ड्राइव करना सिखाया है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, इस इक्वेशन को अच्छी तरीके से ड्राइव करना सीखें। देखिए बच्चों, कह रहा हूँ कि ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की चांसेस के बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ें। 6 में द मास ऑफ ऑब्जेक्ट 60 kg, कोई मास है उसकी, ऑब्जेक्ट क्या है 60 kg, कह रहे हैं कि भाई उसकी वेट मालूम करें, उसकी वेट कैलकुलेट करें। तो वो जो कहाँ पे करें, अर्थ पे कैलकुलेट करें, इसका वेट अर्थ पे कितना होगा, मून पे कितना होगा और मार्स पे कितना होगा। तो जो 3 जगहों पे इसकी वेट कैलकुलेट करना है। देखिए मैं डियर स्टूडेंट्स कह रहा हूँ कि ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने इस कोर्स में या इस गेस्ट पेपर में इंक्लूड किए हैं, आप देख भी रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों इसको आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है इसका फार्मूला W इज इक्वल टू क्या है mg। तो बच्चों इस फार्मूले से आप कर सकते हैं। क्या डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ W इज इक्वल टू mg फार्मूला है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे जो मास आपको गिवन है 60 kg और g का वैल्यू अर्थ के लिए 9.8 है, मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू को 60 को इससे वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, आपको मिलेगा अर्थ का, फिर 60 को मल्टीप्लाई करें, देखिए मुझे 60 को मल्टीप्लाई करें मून वाले से, तो आपको मिलेगा मून पे इसका वेट मिलेगा। फिर डियर स्टूडेंट्स आपको मार्क्स मालूम करना है, तो ये 60 kg को मल्टीप्लाई करें 3.7 से, तो आपको ये मिलेगा किस पे, मार्स पे। तो जो 7 में क्या कह रहा है, डिफाइन कपल एज अ पेयर ऑफ फोर्स स्टैंडिंग टू प्रोड्यूस टॉर्क। कह रहा है बच्चों कपल क्या होता है, तो जो कपल आपने पढ़ा होगा, तो वो कपल क्या होता है उसको देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट हुक्स लॉ, देखिए मुझे हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन कह रहा हूँ भाई, इस तरह की क्वेश्चन जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये सारे एग्जाम में आने की चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए इनको अच्छे तरीके से कवर करके जाना। हुक्स लॉ इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फॉलोइंग, राइट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फॉलोइंग। देखिए बच्चों यहाँ पे जो आपको 4 मिले हुए हैं, तो इनकी आपको बोर्ड एग्जाम में सिग्निफिकेंट फिगर्स निकले हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं और इसमें कितने, ये सारे आपको लिखने हैं। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। चलें डियर आप इसे नोट करें ताकि मैं और शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताऊं। देखिए मुझे 9 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये हो गए, इसके अलावा 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन और भी हैं, वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों जितने शॉर्ट क्वेश्चन सारे अच्छे तरीके से कवर करके फिर जाना, फिर इंशाल्लाह आपका पेपर जो 60 से 70% प्रॉपर तरीके से आप पेपर करके आओगे डियर स्टूडेंट्स। तो चलें डियर, उम्मीद है कि आपने वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस नोट किए होंगे। देखिए इस बाकी हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ये हमारे पास हैं। देखिए मुझे क्या कह रहा है, राइट करेक्ट प्रीफिक्सेस ऑफ नोटेशन। देखिए मुझे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 हमारे पास पोर्शन है, A B C और D। देखिए मुझे इनकी प्रीफिक्सेस लिखने हैं, इसका आप कौन से प्रीफिक्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे कौन सी प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, यहाँ पे कौन सी प्रीफिक्स यूज़ करेंगे और यहाँ पे कौन सी। देखिए डियर अगेन कह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन हैं प्रीफिक्स वाले, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और 11 में क्या कह रहा है, वाई वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन सेम एवरीवेयर ऑन अर्थ। तो देखिए मुझे आपको मालूम है कि अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट सेम नहीं रहता, उसका वजह क्या है, उसका वजह आपको मालूम भी है, W इज इक्वल टू mg। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका वेट g पे डिपेंड कर रहा है, और g का वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं होता, जी का वैल्यू चेंज होता है। जी का वैल्यू चेंज होगा तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल चेंज। चले आगे चलें, डिफाइन टर्म्स। तो वो जो कह रहा है कि नीचे 2 टर्म्स हैं, इनको डिफाइन करें। क्रिटिकल वेलोसिटी किसे कहते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसे कहते हैं, ये इन पे आपको लिखना है, इनकी डेफिनेशन लिखने हैं। चले आगे चलते हैं 13 पे, कन्वर्ट 20 वाट इनटू हॉर्स पावर। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको प्रेशर गिवन है, किसमें क्या गिवन है डियर स्टूडेंट्स, 20 वाट, सॉरी डियर स्टूडेंट्स आपको पावर गिवन है, आप किस में करना है, हॉर्स पावर में करना है। किसमें डियर स्टूडेंट्स, वाट में गिवन है, उसको कन्वर्ट किस में करना है, इसमें मैं बताऊँ आपको, वाट में गिवन है, लेकिन आपको इसको किस में करना है, HP में, HP में ना हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है। तो जो आपको कन्वर्जन आता होगा, चले आप इसे खुद कर लें। 14 में क्या है, डिफाइन हीट एंड राइट्स यूनिट्स। 14 में कह रहा है कि भाई हीट क्या होता है और हीट का यूनिट लिखें। देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ जाके जो शॉर्ट क्वेश्चन जितने थे इस गेस्ट पेपर में, तो जो सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है कि अगर आपने ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से इसके नोट बना के तैयारी की, तो बच्चों बोर्ड एग्जाम में 60 से 70% आपका पेपर यहाँ पे इस जो कोर्स मैंने बताया, ये शॉर्ट क्वेश्चन बताया मैंने, यहाँ से निकलने वाला। क्यों डियर स्टूडेंट, इसलिए क्योंकि जैसे मैंने देखा जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे
जहाँ जो टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे टॉपिक्स मैंने इस गेस पेपर में इंक्लूड किए हैं। तो चलिए इसको नोट करें ताकि हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। देखिए मुझे सेक्शन सी में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और मैंने कोशिश किया 7 से 8 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताऊं जो कि एग्जाम में पूछे जाएं। चलें डियर आप इसे नोट करें, जल्दी जल्दी नोट करें ताकि मैं आपको आगे समझाऊं। तो चलें डियर, उम्मीद है कि आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चन नोट किए होंगे। देखें ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि सेक्शन सी में आपको मालूम है कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन निकाले हैं आपकी बुक में से, तो बच्चों आप इनको याद करके जाएं। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले क्या है, 16 एक्सप्लेन न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है उसको एक्सप्लेन करें। बी में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बी में कह रहा है कि भाई मास ऑफ अर्थ मालूम करें न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करके। देखिए मुझे ये जो 16 क्वेश्चंस हैं ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या VIP वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस है ये एनी हाउ बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए अच्छे से कवर करके जाएं। 17 में क्या कह रहा है बच्चों, 17 में हमारे पास रीजनिंग क्वेश्चंस है, डिफरेंट चीज़ों की रीजन पूछ रहे हैं। कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस व्हेन इट कूल्स डाउन। कह रहा है भाई गैस मॉलिक्यूल्स को जब कूल डाउन करेंगे तो उनकी मोशन पे क्या फ़र्क पड़ेगी, आप एक्सप्लेन करें। बी में कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द मोशन ऑफ द लिक्विड। कह रहा है कि लिक्विड्स को अगर कूल डाउन करें फिर उनकी मोशन पे क्या अफेक्ट पड़ेगी, वो भी आप एक्सप्लेन करें। बच्चों 18 में क्या कह रहा है, 18 की ए में कह रहा है स्टेट 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसमें 2 कंडीशंस होते हैं इक्विलिब्रियम की, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कह रहा है कि भाई दोनों कंडीशंस को आप अपनी लैंग्वेज में बताया मैं। और बच्चों क्या कह रहा है बी में कह रहा है बच्चों यूनिफॉर्म मीटर रूलर इज बैलेंस्ड एट 30 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ लोड ऑफ 0.80 न्यूटन इज हैंग एट 0 मार्क। जो कह रहा है कि हमारे पास कोई रूलर है, ओके, उसमें कुछ ना कुछ वेट यहाँ पे हैंग किया हुआ है। तो बच्चों कह रहा है कि भाई आप बताएं कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा रूलर का। और दूसरे में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेट, उस जो रूलर उसका वेट क्या होगा। तो चलें डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अच्छे तरीके से पेपर की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इनको नोट करें। लेकिन चलें इसको नोट करें, बाकी 2 और क्वेश्चंस है लॉन्ग, वो आपको बताऊंगा, फिर हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट होगा डियर स्टूडेंट्स। तो चलें डियर, उम्मीद है कि आपने वो सारे क्वेश्चन नोट किए होंगे। तो देखिए मुझे बाकी 2 क्वेश्चन ये हैं। मुझे 19 में क्या कह रहा है, डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखिए मुझे इंपॉर्टेंट है, हर साल सेकंड जो लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, तो अच्छे से इसको पढ़ें। और क्या कह रहा है बच्चों, बी पार्ट में कह रहा है फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 850 kg, फाइंड्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय फोर्स। देखिए मुझे ये प्रॉब्लम है, कह रहा है कि भाई हमारे पास 300 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाई कर रहे हैं और जो उसका मास है वो कितना है, 850 kg है। जो कह रहा है कि बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, मालूम करना है। तो 20 में क्या कर रहा है, एक्सप्लेन 3 डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर की 3 स्केल्स होते हैं, सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ये तीनों आपको एक्सप्लेन करने हैं। और बी में कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन हीट और टेम्परेचर, कि भाई हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। तो जो यहाँ जाके हमारा ये कंप्लीट हो गया गैस पेपर। तो जो आज के इस गैस पेपर हमने 45 इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए और तकरीबन 13 प्लस शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए और 7 से 8 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए। देखें डियर स्टूडेंट्स में जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूड थे ये सारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इसे नोट करें अच्छी तरीके से बच्चों। जो नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चों वो होगा पेपर प्रेजेंटेशन पे। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी करके जाते हैं लेकिन उनको पेपर लिखना अच्छे तरीके से नहीं आता, इसलिए उनके मार्क्स काटे जाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ पे पेपर किस तरह लिखें, कैसे लिख के आए, उसका मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। चलें डियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके डियर स्टूडेंट्स।